यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। इसके पहले बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि व्यक्तित्व मापन की विधियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्रक्षेपी विधियां और एक अप्रक्षेपी विधियां। जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं वो अचेतन मन से बातें निकलवा करके और उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। अचेतन मन का मतलब जो छुपा हुआ मन है, जो अप्रत्यक्ष मन है, उससे बातें निकलवा करके हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अप्रक्षेपी विधियां जो होती हैं उसमें हमने आपको कई प्रकार बताया था। आत्मनिष्ठ विधि बताया था, वस्तुनिष्ठ विधि बताया था, उसके बाद मनोविश्लेषण विधि बताया था। तो आज हम स्पेशली व्यक्तित्व मापन के जिस विधि की चर्चा करेंगे उसमें प्रक्षेपी विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रक्षेपी होता क्या है। प्रक्षेपण जो शब्द है वो होता क्या है, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो प्रक्षेपण का मतलब होता है कि फेंकना। फेंकने का अर्थ क्या है? फेंकने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति के ऊपर हम प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति जो होता है अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी संवेगों को अपने बारे में ना बता करके, यानी अपने ऊपर ना लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित करते हुए उसको बताने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा है, लेकिन वह यह नहीं कहता है कि ये हमारी इच्छा है, वह कहता है कि ये फला की इच्छा है। अपनी भावनाओं को वह दूसरों के ऊपर डाल करके वह बताने का प्रयास करता है। तो होता क्या है कि वह उसके दूसरे के ऊपर फेंक देता है, प्रक्षेपित कर देता है, आरोपित कर देता है। यानी अपनी बात को अपने ऊपर ना कह करके किसी दूसरे को माध्यम बना करके वह बातें कहता है। तो जब अपनी बात को दूसरों के ऊपर वह प्रक्षेपित कर देता है या आरोपित कर देता है तो उसी से शब्द निकल के आया प्रक्षेपण या प्रक्षेपित करना। तो इसमें सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति होगा जब वह किसी संकट में होता है तो कभी कभी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि वह अपनी बातों को डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट वे में कहता है। यानी बात अपनी होती है लेकिन माध्यम वह किसी और को बना करके दूसरे के ऊपर अपनी बात को आरोपित करके सामने वाले को समझाने का प्रयास वह करता है। व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं वह दमित इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। एक तो सामाजिक दबाव के कारण हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि उसके जो संसाधन है वो हमारे पास ना हो उस समय और उस भावना की, उस इच्छा की पूर्ति हम ना कर पाएं तो हम उस भावना को, उस इच्छा को दबा देते हैं। तो जो हमारी दमित भावनाएं होती हैं, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं वह प्रक्षेपित विधि के माध्यम से निकलती हैं और हम स्वयं अपनी बात ना कह करके, अपनी बात तो कहते हैं लेकिन आरोपित हम दूसरे पे करते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है। बात अपनी कर रहे हैं लेकिन हम आरोपण किसी दूसरे पे कर रहे हैं। तो प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, और फेंकने से तात्पर्य यहाँ जो हम व्यक्तित्व में लेंगे तो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी संवेगों को जब हम दूसरों के ऊपर आरोपित करके बताने का प्रयास करते हैं तो इसी नाते इस विधि को हम प्रक्षेपी विधि कहते हैं। तो प्रक्षेपण का अर्थ आपको समझ में आया होगा कि अपनी बात को अपने ऊपर ना कह करके अपने बारे में हम कहते हैं कि हम अपने बारे में नहीं बता रहे, फला ऐसा है, तो दूसरे के ऊपर हम आरोपित करके उस बात को हम बताने का प्रयास करते हैं। अब इसके आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं प्रक्षेपण की, वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो मैकडोनाल्ड लैडले के अनुसार प्रक्षेपण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक
रचना है जिसमें व्यक्ति दूसरों पर ऐसी भावनाओं और संवेगों को प्रक्षेपित करता है जिसका उसने दमन कर लिया। बात वही यहाँ भी बताई जा रही है कि जिस भावना का, जिस इच्छा का, जिस संवेग का किसी व्यक्ति ने दमन किया है, वह दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करके वह बताने का प्रयास करता है। तो दूसरे के बताने का प्रयास करता है तो इसी नाते इसको हम प्रक्षेपणविद कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर प्रेक्षण का अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें तो जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम व्यक्ति से उसके बारे में ही जानते हैं, व्यक्ति से ही पूछते हैं, कहीं और से पता लगाते हैं, व्यक्ति से पूछते हैं और उसी के आधार पर हम व्यक्ति के बारे में विश्लेषण करके हम बताते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। तो आरोपण तो वह दूसरे के ऊपर करता है लेकिन बात वह अपनी बताता है। तो मैकडोनाल्ड ने यही कहा। दूसरी परिभाषा फ्रीमैन की है। फ्रीमैन ने कहा इन विधियों का संबंध प्रायः व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष से होता है, अर्थात प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के चेतन व्यक्तित्व से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के अतिरिक्त अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं तथा व्यक्तित्व संरचना का मापन करती हैं या व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है जो संपूर्ण मन का 9/10 भाग होता है। यानी कि केवल 10% भाग हमारी चेतन अवस्था में होती है, बाकी 90% भाग हमारा अचेतन अवस्था में होता है। जब बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन वो कहाँ है हमको खुद पता नहीं है, तो जहाँ कहीं वह है वही अचेतन मन है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन वह तत्काल हमारे दिमाग में होता नहीं है, बहुत कम चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। जो वर्तमान की अवस्था होती है वही चेतन की अवस्था होती है। लेकिन जानते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई हमसे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर हम बताते हैं लेकिन तत्काल में हम उस समय वही सोच नहीं रहे थे, हम कुछ दूसरा सोच रहे थे, लेकिन वो कहीं रखा हुआ था उत्तर उसका और निकल करके आया, हमने उसका उत्तर दिया। तो जहाँ से भी हमने उसको आयतित किया, जहाँ से हम उसको लेकर के आए, वो जहाँ रखा हुआ है उसी को हम कहते हैं अचेतन मन। तो 90% हिस्सा हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का जो है वो अचेतन होता है और केवल 10% हिस्सा जो होता है वो चेतन होता है। यानी वर्तमान में जो हम जी रहे हैं केवल वो 10% है और बाकी जो कहीं छिपा हुआ है हमारे मस्तिष्क में वो 90% है। तो उस 90% के बारे में जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो उसी 90% को जानने के लिए ही चेतन अवस्था में व्यक्ति वर्तमान की स्थिति का ही वर्णन करता है, लेकिन जो अचेतन होता है वो अपने पूरी जीवन की गाथा उसमें रखी हुई होती है और उसमें से निकाल करके जब व्यक्ति लाता है और बताता है तो इसका मतलब होता है कि उससे जो हमको जो भी बातें हमको पता चलती हैं, जो सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं, वह उस व्यक्ति के विश्लेषण करने में हमको सहयोग करती हैं। प्रक्षेपण विधि हमने समझ लिया कि अपनी जो दबी भावनाएं होती हैं उसको हम दूसरे के ऊपर आरोपित करके हम बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास करते हैं। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे कि इस प्रक्षेपी विधि में कौन कौन सी विधि होती है। तो हम उसमें सबसे पहली विधि जो लेकर के आए हैं वो IBT, इंक ब्लास्ट टेस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये जो धब्बा परीक्षण है इसके जो प्रतिपादक हैं वो एक मनोचिकित्सक थे, हरमन रोसा, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका प्रतिपादन सन 1921 ईस्वी में किया। 1921 ईस्वी में इसका प्रतिपादन उन्होंने किया था। यह बच्चों के ऊपर ये टेस्ट होते हैं। 13 से 19 वर्ष के जो बालक होते हैं उसी पे ये टेस्ट प्रायोजित किए जाते हैं और इसमें समय सीमा कुछ भी निर्धारित नहीं होती है। अधिक से अधिक केवल प्रतिक्रिया, जो भी साक्षात्कार लेने वाला होता है वह अधिक से अधिक प्रतिक्रिया केवल चाहता है। तो ये
जो टेस्ट होता है वो होता कैसे है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें 10 कार्ड होते हैं, कुल 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड रोसा स्याही धब्बा परीक्षण इसका नाम है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण नाम इसलिए पड़ा कि हम स्याही को लेकर के अगर किसी सादे कागज़ पे छिड़क देते हैं और उसको फिर बंद करके और हम खोल दें, ऐसे बंद करें और फिर खोल दें, तो उस पर कोई ना कोई एक चित्र बन जाता है। जब हम देखते हैं आकाश में बादलों के बीच में जब हम देखते हैं तो हमको कई फिगर हम एज्यूम करते हैं। कभी हमको दिखता है कि शेर बन गया, कभी हमको दिखता है गाय बन गई, कभी हमको दिखता है कोई चिड़िया नज़र आ रही है, तो कभी कुछ हमको नज़र आता है तो हम एज्यूम करते हैं उस बादल में हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमको जब वह जो इंक ब्लास्ट करेंगे और उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें होता क्या है कि कोई ना कोई फिगर नज़र आता है। तो जो जिसके ऊपर भी हम वह प्रयोग करते हैं उससे पूछते हैं कि इसमें आपको कौन सा फिगर नज़र आ रहा है। तो इस टाइप के जो इंक ब्लास्ट होते हैं उससे बनाए हुए 10 कार्ड होते हैं। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें कुल 5 कार्ड जो होते हैं वो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें जो 5 कार्ड होते हैं वो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें पहला, चौथा, पाँचवा, छठवां और सतवां, पहला, पाँचवां, छठवां और सतवां, ये जो कार्ड होता है ये काला और सफ़ेद 2 रंग का होता है। यानी ये 5 कार्ड 10 कार्ड में से पहला, पाँचवां, छठवां और सतवां, पहला, चौथा, पाँचवां, छठा और सतवां, ये काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो काला, सफ़ेद और लाल रंग का होता है। काला, सफ़ेद और लाल, यानी पहला वाला जो 5 कार्ड बताया गया वो केवल काला और सफ़ेद होगा। यानी सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही छिड़क के उसको बंद करके खोल दिया गया तो काले और सफ़ेद रंग का कुछ हमको एक धब्बा मिला, एक कुछ तस्वीर मिलेगी, कुछ फ़ोटो मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो कार्ड नंबर जो 2 और 3 होते हैं, कार्ड नंबर 2 और 3 जो होता है वो काला, सफ़ेद और लाल 3 कलर का होता है। काला, सफ़ेद और लाल 3 कलर का होता है। तो उस पर काला कोई सफ़ेद कागज़ हमने ले लिया, उस पर काला और लाल 2 प्रकार की स्याही को छिड़क करके बंद करके हमने खोल दिया तो इस प्रकार का कार्ड बन जाएगा। उसके अलावा जो कार्ड नंबर 8, 9 और 10 होता है, उसके अलावा जो कार्ड नंबर 8, 9 और 10 होता है ये डिफरेंट कलर के होते हैं, यानी भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। इसमें कई प्रकार की स्याहियों को छिड़क करके मोड़ करके ये इस प्रकार के कार्ड बनाए जाते हैं। तो अब यही 10 कार्ड होते हैं। इसी 10 कार्डों की सहायता से ही हम जिसके ऊपर भी प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ये 10 कार्ड हो गए और 10 कार्डों के से हम उसके अचेतन की बात निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये 13 से 19 वर्ष के बच्चों पे प्रायोजित होता है। दूसरा हमने बताया कि इसमें कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। और तीसरा हमने बताया कि अधिक से अधिक प्रतिक्रिया लेने का काम हो। जब समय हम निर्धारित नहीं करते हैं, इसीलिए हम समय निर्धारित नहीं करते हैं कि वह अपनी अधिक से अधिक प्रतिक्रिया दे सके। जब हम समय बाउंड कर देंगे तो पता क्या चलेगा कि जब हम समय बाउंड कर देते हैं पता क्या चलता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। हम उसको पूरी छूट देते हैं कि वह जितनी बात बता सके उतनी बात अपनी वो बतावे और रखे अपनी बात को। इसके अलावा जो परीक्षक होता है, जो प्रयोज्य होता है और जो प्रयोगकर्ता होता है, तो जो परीक्षक होता है वह उसकी बताई गई बातों को लिखता रहता है। उसकी बताई गई बातों को वह क्या होता है, लिखता रहता है। और प्रतिक्रिया से संबंधित जो बातें होती हैं वो प्रमुख 4 बातें होती हैं, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसने जो बताया। कोई उससे पूछा जाएगा कि आपको इस कार्ड में कौन सा फिगर नज़र आ रहा है, कौन सा चित्र नज़र आ रहा है। तो मान लीजिए वह कोई चित्र बताएगा तो हम देखेंगे कि उसकी विषय वस्तु उसकी क्या है, वह किस प्रकार की विषय वस्तु के बारे में। उसके अलावा स्थान के बारे में, स्थान हम बताएंगे कि पूरे चित्र को देख करके वह बोल रहा है कि चित्र के किसी भाग को देख करके बोल रहा है। उसके अलावा कि जो वह बताता है उसमें कौन से गुण हैं और वह बताने में कितना समय लेता है। इन 4 मुख्य बातों पे हम उसके फोकस करते हैं ज़्यादा। यानी 4 बातें फिर से सुन लीजिए। 4 बातें, पहला
किस प्रकार की विषय वस्तु के बारे में बता रहा है, यानी उसमें कोई उसको सीनरी नज़र आ रहा है, प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहा है, कि उसको कोई आदमी नज़र आ रहा है, कि कोई देवी देवता नज़र आ रहा है, कि उसको पशु नज़र आ रहा है, कि कोई जंगली पशु नज़र आ रहा है, कि उसमें कोई नेता नज़र आ रहा है, कि बिजनेस कोई नज़र आ रहा है, कोई दुकान नज़र आ रहा है, किस प्रकार की विषय वस्तु को वह उसमें देख पा रहा है। तो सबसे पहला हम विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा, जो विषय वस्तु उसने बताया, जो भी उसने फिगर नाम लिया बताया, वह फिगर जो है वह उस पूरे कार्ड के किसी एक तरफ ही ध्यान दे करके बताया जा रहा है, कि पूरे फिगर को, पूरे कार्ड को ध्यान में देख करके बताया जा रहा है, और उसने जो बताया उसमें कौन कौन से गुण नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ वह इसको बताने में कितना समय लेता है, इस पे हम चर्चा करते हैं उससे। तो इस प्रकार से हम उसके अचेतन मन की बातों को धीरे धीरे करके निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो हम उस व्यक्ति को कार्ड देते हैं, कार्ड देने के बाद उससे कहते हैं कि आप जितना समय चाहें उतना समय आप इसको देख सकते हैं, और देख करके ये बताना है कि आपको इस कार्ड में कौन सा चित्र नज़र आ रहा है, और चित्र नज़र आ रहा है तो क्यों और कैसे आपको ये चित्र नज़र आ रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी बतानी है। आपके पास समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना देर चाहें उतना देर इस कार्ड को देख सकते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि आप इस फिगर को जो आप बता रहे हैं उसको क्यों देख पा रहे हैं, कैसे और कहाँ देख पा रहे हैं, इस चीज़ को आपको बताना होगा। और यह सूचना दे करके हम उसकी हाथ में कार्ड पहुंचाते हैं, और वह बालक उस कार्ड को देख करके और उसमें जो उसको नज़र आता है उसके बारे में वह बताने का प्रयास करता है। इसके आगे जो फिगर होते हैं उसमें जो दिखाए जाते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देखिए इस टाइप के काले और सफ़ेद जो फिगर होंगे इस टाइप से उसको दिखाए जाएंगे। अब पूछा जाएगा कि आपको इस फिगर में क्या नज़र आ रहा है, इस कार्ड में आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आपको जो भी नज़र आएगा वो आप बताएंगे। क्यों नज़र आ रहा है ये पूछा जाएगा, अब उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको सोच विचार करके बताने का प्रयास आप करेंगे। तो ये काला और सफ़ेद रंग का जो कार्ड होता है, जिसको हमने आपको बताया कि पहला, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां, पहला, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां जो कार्ड होता है वो काला और सफ़ेद होता है, नहीं 5 कार्ड जो इस टाइप के होते हैं। उसके अलावा ये देखिए इसमें काला, सफ़ेद और लाल 3 कलर यूज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो दूसरा और तीसरा कार्ड होता है, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, वो इससे बना होता है, इस टाइप का होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये देखिए डिफरेंट टाइप के कलर हैं। तो ये आपका जो बताया गया 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 नंबर के जो कार्ड होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ये भी आपका 8, 9 और 10 नंबर वाले कार्ड हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं। और इसके अलावा आपका ये भी डिफरेंट कलर के जो कार्ड होते हैं। तो डिफरेंट कलर के कार्ड दिखा करके और ये बताने का प्रयास किया जाता है, इस पूछने का प्रयास किया जाता है कि आपको इस फिगर में क्या नज़र आ रहा है, वो क्यों नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर अगर आपको कुछ कहानी बतानी हो तो आप उस कहानी को कैसे बताएंगे, एक कहानी आपको आप बताइए। तो इस टाइप से हम उसकी बातों को जानने का प्रयास करते हैं, और उससे उसकी भावनाओं को, उसके मनोस्थिति को हम जानने का प्रयास धीरे धीरे करते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं कि ये कैसे हम जो प्रयोग करता है वह कैसे उसकी बातों का विश्लेषण करता है। तो जो विश्लेषण होता है, हमने सबसे पहले आपको एक चीज़ें बता दिया है कि जब परीक्षार्थी अपनी बातों को उस जो प्रयोग करने वाला होता है उसके सामने अपनी बातों को रखता है, तो उसमें 3-4 बातों का जो ध्यान रखता है। सबसे पहले स्थान के बारे में, तो आपको हमने बताया कि वह कौन सा स्थान होता है जिसको देख करके उस बच्चे ने प्रतिक्रिया किया है, कि पूरे कार्ड को देख करके प्रतिक्रिया किया है, कि किसी एक उसके साइड को देख करके उसने प्रतिक्रिया किया है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि उसके जो उसने प्रतिक्रिया किया उस धब्बे में मनुष्य की आकृति देखता है या पशु देखता है या क्या देखता है, इस टाइप की बातें। विषय वस्तु क्या है यह देखा जाता है, कितना समय लिया यह देखा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं की जांच की जाती है, और उसके आधार पे ही हम उस बालक के बारे में कुछ विश्लेषण करके कुछ सूचना हम दे पाते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था
वो इंक ब्लड टेस्ट IBT रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हरमन रोसा ने सन 1921 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। हरमन रोरसा जो हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने IBT टेस्ट दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि IBT टेस्ट क्या है, वो किसने दिया, किस जगह के मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, अगर हम इसको संक्षेप में करके बताएं तो IBT टेस्ट हरमन रोसा ने दिया, सन 1921 में दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्डों में कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 7, यानी 1, 4, 5, 6, 7 ये काले और सफ़ेद होते हैं। दूसरा और तीसरा नंबर का जो कार्ड होता है वो काला, सफ़ेद और लाल होता है। और इसके अलावा जो 8, 9, 10 नंबर के कार्ड हैं वो विभिन्न डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं। बच्चे को कार्ड को दिखाया जाता है और ये कहा जाता है आप जितना टाइम चाहें उतना टाइम इसको आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको बताना होगा कि इसमें आप इस कार्ड में आपको क्या फिगर, क्या चित्र नज़र आ रहा है, क्या फिगर और क्या चित्र नज़र आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर देंगे। और जो परीक्षक होता है वह उस बातों को नोट करता रहता है और लास्ट में उसका विश्लेषण करके उस बच्चे के बारे में जानकारी वह प्रदान करता है। तो ये था आज का IBT टेस्ट। इसके बाद हम TET टेस्ट लेकर के आएंगे। दूसरा TET है, फिर CAT है। इस टाइप के टेस्ट जो अभी आपके 3-4 टेस्ट जो चलेंगे वो प्रक्षेपण विधि से ही चलेंगे। तो प्रक्षेपित विधि में आज ये पहला था, कल दूसरा। तो आप निश्चित रूप से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।